हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉलेज नेशन। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ये सारे आपके सेमेस्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 80 से 90% चांस टू इंक्रीज अ गिवन प्रेजेंट वैल्यू द डिस्काउंट रेट शुड बी एडजस्ट। अब अगर हमें अपना एक प्रेजेंट वैल्यू को इंक्रीज करना है, ठीक है, हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको इंक्रीज, तो जो डिस्काउंट रेट है उसको हम डाउनवर्ड की तरफ एडजस्ट करें, ठीक है, थोड़ा सा कम कर देंगे हम डिस्काउंट। इन फाइनेंस वर्किंग कैपिटल मींस द सेम थिंग एज, फाइनेंस में जो वर्किंग कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल कौन सा कैपिटल होता है? बेसिकली हमारे डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, ठीक है। अब इसका सेम मीनिंग है एज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। हमारा जो टोटल जितना भी करंट एसेट्स होता है उसको जब हम माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी से, तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा वर्किंग कैपिटल, ठीक है। Which of the following would be consistent with a more aggressive approach to financing working capital? ठीक है, कौन सा एक अग्रेसिव अप्रोच है टू फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल? फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म नीड्स विद शॉर्ट टर्म फंड्स, फाइनेंसिंग परमानेंट इन्वेंटरी बिल्डअप विद लॉन्ग टर्म डेट, फाइनेंसिंग सीजनल नीड विद शॉर्ट टर्म फंड्स, या फिर फाइनेंस सम लॉन्ग टर्म नीड्स विद शॉर्ट टर्म फंड, ठीक है। तो हमारे वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए कौन सा एक बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव अप्रोच है, ठीक है, तो फाइनेंसिंग सम लॉन्ग टर्म नीड्स शॉर्ट टर्म, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। Which asset liability combination would most likely result in the firms having the greatest risk of technical insolvency? ठीक है, अब इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो फर्म है उसके पास ग्रेटेस्ट रिस्क होगा टेक्निकल इंसॉल्वेंसी, ठीक है। इंक्रीजिंग करंट एसेट्स वाइल लोअरिंग करंट लायबिलिटी, अगर हम अपने करंट एसेट्स को इंक्रीज कर रहे हैं और करंट लायबिलिटीज कम कर रहे हैं। इंक्रीजिंग करंट एसेट्स वाइल इनकरिंग मोर करंट लायबिलिटी, हम और ज्यादा अपने जितने भी करंट एसेट्स हैं वो इनकर कर रहे हैं और करंट लायबिलिटीज जो है उनको भी। रिड्यूसिंग करंट एसेट्स, इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटीज एंड रिड्यूसिंग लॉन्ग टर्म डेट, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, ठीक है। हम अपने क्या करेंगे? बेसिकली अपने करंट एसेट्स को रिड्यूस करेंगे, करंट लायबिलिटीज को इंक्रीज करेंगे और जो लॉन्ग टर्म डेट है उसको क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे। Which of the following illustrates the use of hedging और मैचिंग अप्रोच टू फाइनेंसिंग, ठीक है। एक हमारा हेजिंग अप्रोच होता है फाइनेंसिंग का, तो इनमें से क्या है जो उसका एग्जांपल है? शॉर्ट टर्म एसेट्स फाइनेंस्ड विथ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, हम अपने जितने भी शॉर्ट टर्म के एसेट्स हैं उनको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट से, लॉन्ग टर्म लोन से फाइनेंस कर। परमानेंट वर्किंग कैपिटल फाइनेंस विथ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है, परमानेंट है हमारे पास एक वर्किंग कैपिटल, उसको हम फाइनेंस कर रहे हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म एसेट्स फाइनेंस्ड विथ इक्विटी, या फिर ऑल एसेट्स फाइनेंस्ड विथ 50% इक्विटी और 50% लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है परमानेंट वर्किंग कैपिटल फाइनेंस विथ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इन डिसाइडिंग द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ करंट एसेट्स ऑफ अ फर्म, मैनेजमेंट इज कंफ्रंटेड विथ, जब भी किसी फर्म में अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ करंट एसेट्स को डिसाइड करना होता है तो मैनेजमेंट क्या करती है? अ ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क, अ ट्रेड ऑफ बिटवीन लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी, अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इक्विटी एंड डेट, या फिर अ ट्रेड ऑफ बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अ ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क। जो भी फर्म होगा वो एक ट्रेड ऑफ करेगा किसके बीच में? हमारे कितना प्रॉफिटेबिलिटी है और रिस्क कितना है, ठीक है। उसी से हमारा अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ करंट एसेट्स यानी कि जितना भी कैश है, कैश इक्विवेलेंट है, ये सारी चीजें हमारा करंट एसेट्स में आती है। डैश वैरीज इनवर्सली विथ प्रॉफिटेबिलिटी, इनवर्सली का मतलब है कि अगर यहाँ पे जो भी चीज आएगी वो बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी हमारा कम होगा,
पर अगर यही चीज कम होगी तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, इनवर्सली का मतलब ये होता है कि ऑपोजिटली ये दोनों रिलेटेड है एक दूसरे। तो लिक्विडिटी, रिस्क, फाइनेंसिंग या फिर लाइबिलिटी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लिक्विडिटी। हमारी लिक्विडिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ज्यादा हमारा प्रॉफिटेबिलिटी कम होगा, और जितना कम रहेगा हमारा लिक्विडिटी उतना ज्यादा हमारी प्रॉफिटेबिलिटी। स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग, ठीक है, स्पॉन्टेनियस का मतलब एकदम तुरंत, क्विक। फाइनेंसिंग इंक्लूड्स, अब क्या क्या आ जाता है हमारा स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग में, इसका करेंट ऑप्शन है अकाउंट्स पेबल। ठीक है, अकाउंट्स पेबल हमारा स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग का एक पार्ट है। परमानेंट वर्किंग कैपिटल, अब वर्किंग कैपिटल तो हमें पता है वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। बट परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वैरीज विद सीजनल नीड, includes fixed assets, is the amount of current assets required to meet a firm's long term minimum needs। तो हमारा करेक्ट आंसर है ये। हमारा बेसिकली जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल होता है वो होता हमारा करंट एसेट्स ही है। ठीक है, सारे करंट एसेट्स से इन्वॉल्व होते हैं, बट ये हमारा फर्म के लॉन्ग टर्म मिनिमम नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे करंट एसेट्स जो भी होते हैं मोस्टली वो 1 साल के कम ड्यूरेशन के लिए होते हैं, बट जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल के अंदर करंट एसेट्स है वो थोड़ा ज्यादा टाइम पीरियड। फाइनेंसिंग अ लॉन्ग लिव्ड एसेट विथ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग वुड बी। ठीक है, अगर हम एक लॉन्ग लिव्ड एसेट को शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के थ्रू करेंगे तो फिर क्या होगा, एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडरेट रिस्क, मॉडरेट पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी एसेट फाइनेंसिंग, या फिर एन एग्जाम्पल ऑफ लो रिस्क, लो पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी एसेट फाइनेंस, या फिर एन एग्जाम्पल ऑफ हाई रिस्क हाई पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी, या फिर एन एग्जाम्पल ऑफ हेजिंग अप्रोच टू फाइनेंसिंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये क्या होता है हमारा बेसिकली एन एग्जाम्पल ऑफ हाई रिस्क। ठीक है, हाई रिस्क या फिर हाई पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी एसेट फाइनेंसिंग। नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है, हमारा बेसिकली जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है उसमें हमारे जितने भी करंट एसेट्स होते हैं टोटल, ठीक है, टोटल करंट एसेट्स हमारे आ जाते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में। तो नेट वर्किंग कैपिटल में क्या आएगा, नेट में बेसिकली आ जाता है हमारा करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर प्राइमरली, जितने भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज होते हैं वो कैसे होते हैं, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट टर्म इक्विटी सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट या फिर लॉन्ग टर्म इक्विटी सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये बेसिकली होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म इक्विटी सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब जितना भी हमारे पास इक्विटी है, ठीक है, इक्विटी और जितने भी शेयर्स और ये सारी चीजें, ये हमारा मार्केटेबल सिक्योरिटीज का पार्ट है। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। Which would be an appropriate investment for temporarily idle corporate cash that will be used to pay quarterly dividends 3 months from now। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हमें एक अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट चाहिए, किस लिए, एक टेम्पररी आइडल कॉर्पोरेट कैश के लिए, यानी कि हमारे फॉर्म में थोड़ा आइडल कैश पड़ा है उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, दैट विल बी यूज्ड टू पे क्वार्टरली डिविडेंड्स 3 months फॉर नाउ। और वो आइडल कैश का काम क्या है, वो आज से 3 महीने बाद क्वार्टरली डिविडेंड्स है ना, या तो मतलब 3 महीने बाद हमें उसका डिविडेंड पे करना है, तो 3 महीने तक के लिए हमारे पास वो फंड्स है। ठीक है, तो हम उसको कैसे, बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, अ लॉन्ग टर्म AAA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड विद अ करंट एनुअल यील्ड ऑफ 9.4%। तो ये तो एकदम ही गलत ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि हमें 3 महीने बाद उस पैसे से डिविडेंड पे करना है, तो हम लॉन्ग टर्म में उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर सकते। A 30-year treasury bond with a current annual yield of 8.7%, ये भी नहीं हो सकता है। 90-day commercial paper with a current annual yield of 6.2%। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, हम बेसिकली अपना जो पैसा है फर्म का उसको क्या करेंगे,
एक अपने कमर्शियल पेपर में, यानी कि 90 डे का कमर्शियल पेपर होगा जो, उसमें हम इन्वेस्ट कर देंगे जिस पे हमें एनुअल यील्ड भी मिलेगी कितने की, 6.2%। Which of the following marketable securities is the obligation of a commercial bank? अब एक कमर्शियल बैंक जो होता है उसका इनमें से क्या एक ऑब्लिगेशन होता है? ठीक है, ऑब्लिगेशन यानी कि एक तरीके की बाध्य होते हैं। ठीक है, बाध्य होते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करने के लिए। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है नेगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, नेगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक तरीके के फिक्स डिपॉजिट ही होते हैं जो कि कमर्शियल बैंक के साथ शॉर्ट पीरियड ऑफ टर्म के लिए रखते हैं। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्म्स मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो भी फर्म के मार्केटेबल सिक्योरिटीज होते हैं उनका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है? सेफ्टी, यील्ड, मार्केटेबिलिटी या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारा ही हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट होता है एक फर्म की मार्केटेबल सिक्योरिटी, कि उसमें सेफ्टी भी हो यानी कि पैसा डूबे ना, यील्ड भी हो यानी कि अच्छा खासा रिटर्न भी दे, और मार्केटेबिलिटी तो होगा ही। जब लाइक मार्केट में उसको हम फ्लोट कर रहे हैं तो उससे हमें हमारे सिक्योरिटी को मार्केटेबिलिटी मिल। अ फर्म्स इन्वेंट्री टर्नओवर, ठीक है, एक फर्म का इन्वेंट्री टर्नओवर क्या है? इस 5 टाइम्स द सीओजीएस। ठीक है, सीओजीएस का 5 गुना है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर ऑफ 8 लाख। If the inventory turnover is improved to 8 times while the COGS remains the same, ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? अपना इन्वेंट्री टर्नओवर को 8 टाइम्स इंक्रीज कर दे रहे हैं और COGS सेम है। A substantial amount of fund is released from an or additional inventory is invested in inventory। ठीक है, तो हमें बेसिकली इसमें कैलकुलेट करना है कि कितना फंड इसमें चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सीओजीएस हमारा कितना है? सीओजीएस अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर। ठीक है, तो पहले केस में कितना है हमारे पास? 5 टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा? 8 लाख अपॉन 5, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1,60,000। ठीक है, तो पहले केस में क्या हो रहा है कि हमारे पास जितना भी इन्वेंट्री टर्नओवर है वो 1,60,000 आ रहा है। ठीक है, तो दूसरे केस में क्या है? 8 टाइम्स तक इम्प्रूव हो रहा है और सीओजीएस सेम है हमारा। ठीक है, तो ये पहले केस में हो गया। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है कि हमारा जो इन्वेंट्री टर्नओवर है वो 8 है और सीओजीएस वही सेम है, तो क्या हो जाएगा हमारा? 1 लाख। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? इन दोनों में डिफरेंस है हमारा 60,000 का। तो बेसिकली हमारा 60,000 इज रिलीज्ड, 60,000 हम रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। 90% of X company's total sales is 6 लाख। ठीक है, ऑन क्रेडिट, यानी कि ये 6 लाख का 90% जो सेल्स है वो क्रेडिट पे। इफ इट्स ईयर एंड रिसीवेबल्स टर्नओवर इज 5, अब इसका ईयर एंड में जो रिसीवेबल टर्नओवर आ रहा है वो कितने का है? 5 का। द एवरेज कलेक्शन पीरियड बेस्ड ऑन 365 डे ईयर एंड द ईयर एंड रिसीवेबल्स आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम अपना टोटल क्रेडिट सेल्स निकाल। ठीक है, तो सेल्स क्रेडिट वाला है, कैसे निकलेगा? 90% ऑफ 6 लाख, तो ये आ जाएगा हमारा 5,40,000। ठीक है, तो हमारा क्रेडिट सेल्स आ गया कितना? 5,40,000। फिर क्या बोल रहा है? द रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज 5। ठीक है, हमारा जो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है वो 5 है, तो ये 5 लाख क्रेडिट सेल्स अपॉन रिसीवेबल टर्नओवर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 108। ठीक है, 1,08,000 आ गया हमारा
तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस में 1,08,000 रुपए। और क्या पूछ रहा है? द एवरेज कलेक्शन पीरियड एंड द ईयर एंड रिसीवेबल्स। तो ईयर एंड रिसीवेबल्स आ गया हमारा 1,08,000, ठीक है, और एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड 365 अपॉन 5 इज इक्वल टू 73। तो हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड है 73 डेज का, और जो रिसीवेबल्स है वो है 1,08,000। कॉस्ट ऑफ नॉट कैरिंग एनफ इन्वेंट्री इंक्लूड। अगर हम अपने साथ एनफ इन्वेंट्री कैरी नहीं कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट क्या क्या इंक्लूड करेगा, ठीक है। लॉस्ट सेल्स। अब अगर हमारे पास अप्रोप्रिएट इन्वेंट्री नहीं है जितना हमें ज़रूरत है तो सेल्स कम होगा। कस्टमर डिसअपॉइंटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। अगर हम प्रॉपर प्रोडक्ट्स बना के सेल नहीं कर पा रहे और कस्टमर हमारे पास एक डिमांड लेके आए तो हम उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से कस्टमर डिसअपॉइंटमेंट हो। पॉसिबल वर्कर ले ऑफ्स, ठीक है। अब क्योंकि हमारा प्रॉफिट नहीं जनरेट हो पा रहा है तो उससे क्या होगा? वर्कर ले ऑफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट है। Which of the following relationships hold true for safety stock? ठीक है, सेफ्टी स्टॉक के लिए इनमें से कौन सा फैक्ट करेक्ट है? द ग्रेटर द रिस्क ऑफ रनिंग आउट ऑफ स्टॉक द स्मॉलर द सेफ्टी ऑफ स्टॉक। The larger the opportunity cost of the funds invested in inventory, the larger the safety. The greater the uncertainty associated with forecasted demand, the smaller the safety. The higher the profit margin per unit, the higher the safety stock necessary. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। जितना ज्यादा हमारा प्रॉफिट मार्जिन होगा पर यूनिट के हिसाब से उतना ज्यादा हमें जो सेफ्टी स्टॉक है वो नेसेसरी हो जाएगा हमारे फर्म के लिए। इंक्रीजिंग द क्रेडिट पीरियड फ्रॉम 30 to 60 डेज। हम अपना क्रेडिट पीरियड क्या करें? एक्सटेंड करें। कितना? 30 से 60 डेज तक। यानी कि पहले जब हम क्रेडिट पे सेल्स करते थे, कोई भी फर्म क्रेडिट पे सेल्स कर रहा है तो वो बोलता था अपने जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनको, डेटर्स को, कि वो 30 डेज में अपना सारा पेमेंट हमें कर दें। और अब वो इंक्रीज करके कर दिया 60 डेज इन रिस्पॉन्स टू अ सिमिलर एक्शन टेकन बाय ऑल ऑफ आवर कॉम्पिटिटर्स। और ये क्यों किया गया? क्योंकि यही सेम एक्शन जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर्स थे उसी फील्ड में, उसी इंडस्ट्री में, उन लोगों ने भी किया। उसी के रिस्पॉन्स में हमने भी क्या किया? अपना क्रेडिट पीरियड को एक्सटेंड कर दिया। What would likely result in? अब इसका रिजल्ट क्या होगा? An increase in the average collection period. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए, ठीक है। हमारे जो एवरेज कलेक्शन पीरियड होगा, यानी कि जितने हम टाइम ड्यूरेशन में अपने पैसे को कलेक्ट कर पा रहे हैं हमारे डेटर से, वो बेसिकली इंक्रीज, ठीक है। The credit policy of Sperling products is 1.5 upon 10 net 35. At present 30% of the customers take the discount, 62% pay within the net period. ठीक है, क्या कह रहा है कि 30% जो कस्टमर्स हैं वो डिस्काउंट लेते हैं और 62% जो है वो नेट पीरियड के अंदर अंदर पे कर देते हैं, एंड द रेस्ट पे विद इन 45 डेज ऑफ इनवॉइस। और जो बाकी के लोग हैं वो विद इन 45 डेज, यानी कि परचेज के 45 डेज के अंदर अंदर पेमेंट कर देते हैं। वॉट वुड रिसीवेबल्स बी फॉर द कस्टमर्स टुक द कैश डिस्काउंट। अब हमारे रिसीवेबल्स कितने होंगे अगर हमारे सारे कस्टमर कैश डिस्काउंट? इसका करेक्ट ऑप्शन है ये, लोअर देन द प्रेजेंट लेवल। ठीक है, हमारे प्रेजेंट लेवल से जितना भी हमारा कैश डिस्काउंट हो रहा है वो अगर रिसीवेबल्स हैं तो हमारे प्रेजेंट लेवल से कम हो जाएगा। एन इंक्रीज इन द फर्म्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो मींस, अब एक फर्म का जो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है उसमें इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इट इज कलेक्टिंग क्रेडिट सेल्स मोर क्विकली देन बिफोर, cash sales have decreased, it has initiated more liberal credit terms, inventories have increased. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ए, इट इज कलेक्टिंग क्रेडिट सेल्स मोर क्विकली देन बिफोर। ठीक है, हमारा जो रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो होता है वो बेसिकली हमें ये बताता है कि जितने भी हमारे डेटर्स हैं, जितने भी लोगों को हमने क्रेडिट पे सेल्स किया है, उनसे हमें पैसे कितने टाइम पीरियड में रिकवर हो जा रहे हैं। ठीक है, क्या उनका टर्नओवर, तो वो बेसिकली एक्सप्लेन करता है।
इट इज कलेक्टिंग क्रेडिट सेल्स मोर क्विकली। तो वही इसका क्या मतलब हो जाएगा कि जितना भी क्रेडिट सेल से हम कलेक्शन कर पा रहे हैं, जितना भी पेमेंट मिल पा रहा है हमें, वो क्विकली हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है एज कम्पेयर टू बिफोर। A single overall cost of capital is often used to evaluate projects because एक सिंगल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करते हैं हम लोग अपने पूरे प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने के। क्यों? इट अवॉइड्स द प्रॉब्लम ऑफ कंप्यूटिंग द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर ईच इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। अब इससे क्या होता है कि अगर हम एक सिंगल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के उसको यूज कर रहे हैं तो हमें हर एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए कोई भी रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज ओनली वे टू मेजर अ फर्म्स रिक्वायर्ड, फर्म का कितना रिक्वायर्ड रिटर्न है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बेसिकली हम यही कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न एक्वायर करना। It acknowledges that most new investment projects have about the same degree of risk. It acknowledges that most new investment projects offer the same expected return. The correct option है A। ठीक है, इससे हमें क्या होता है कि जितना भी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास, एक एक का हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं निकालना पड़ता। The cost of equity capital is all of the following except, हमारा जो इक्विटी कैपिटल का कॉस्ट होता है ये सब है एक्सेप्ट व्हाट, द मिनिमम रेट दैट अ फर्म शुड अर्न ऑन द इक्विटी पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है। अ रिटर्न ऑन द इक्विटी फाइनेंस्ड पोर्शन ऑफ एन इन्वेस्टमेंट दैट एडवर्स लीव्स द मार्केट प्राइस स्टॉक अन। ठीक है, ये भी करेक्ट है। बाय फार द मोस्ट डिफिकल्ट कॉम्पोनेंट कॉस्ट टू एस्टिमेट, जनरली लोअर देन बिफोर कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेसिकली हम इक्विटी कैपिटल जब भी अपने फर्म में एक्वायर करते हैं तो उसके लिए जो हमें रेट ऑफ रिटर्न देना पड़ता है उस इक्विटी को एक्वायर करने के लिए, उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जनरली लोअर देन द बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। ऐसा नहीं होता है कि जो हमारा बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट आ रहे हैं, कि डेट से जो जितना भी हम अपना फंड फाइनेंस कर रहे हैं उसका जो बिफोर टैक्स वाला प्राइस है उससे जनरली लोअर है, जनरली कम है। In calculating the proportional amount of equity financing employed by a firm, we should use, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग proportional amount of equity financing employed by a firm को calculate कर। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, the common stock equity account on the firm's balance sheet, the sum of common stock and preferred stock in the balance sheet, the book value of the firm, the current market price per share of common stocks times the number of shares outstanding। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। हम क्या करेंगे, जो भी करंट मार्केट प्राइस होगा हमारे स्टॉक का उसको हम कंपेयर करेंगे द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, और इससे क्या होगा, हम बेसिकली अपना प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग को कैलकुलेट करें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप अपने सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन को और बेटर करना चाहते हैं तो आप आज ही हमारे कॉलेज नेशन के ऐप पे कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, सारे नोट्स और पीडीएफ्स प्रोवाइडेड होंगे और चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू, और ये पूरा कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 499। अब ज़रूर से इस कोर्स को हमारे कॉलेज नेशन के ऐप पे चेकआउट